तो आइए आज रिनेसा का अध्ययन करते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल रिनेसा या रिफॉर्मेशन में से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा और दोनों भी आ जाते हैं, कोई लाग में आ जाता है कोई शार्ट में। तो ये 1578 से रिनेसा शुरू हुआ था, 1625 तक चला था। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा, राइट ए नोट ऑन रिनेसा, रिनेसा पर एक टिप्पणी लिखो, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, और इसका इंग्लिश लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट में तो प्रभाव, इम्पैक्ट की जगह आ सकता है इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या पड़ा था, इफेक्ट या इम्पैक्ट एक ही चीज़ है। क्लियर। तो आप डायरेक्ट इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता, छोटे में आ जाएगा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पर रिनेसा का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी पूछा सकता है। या राइट ए नोट ऑन रिनेसा, रिनेसा पर एक टिप्पणी लिखो, राइट ए नोट इन ब्रीफ ऑन रिनेसा, संक्षेप में लिखने के लिए भी आ सकता है। 2 नंबर वाले में आ सकता है, 10 नंबर वाले में, 20 नंबर वाले, किसी में भी आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। पूरा लॉन्ग में पढ़ेंगे तो 60 क्वेश्चन चाहे जो भी बनेंगे इसी में से बन जाएंगे, और लॉन्ग में भी बन सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो इसी में आपका काम एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। तो रिनेसा इज ए फ्रेंच वर्ड, रिनेसा एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड माने फ्रांस का शब्द है। विच मीन्स रीबर्थ, जिसका अर्थ होता है रीबर्थ माने होता है पुनर्जन्म। रिवाइवल माने भी पुनर्जन्म होता है, विथ रीबर्थ और रिवाइवल और री अवेकनिंग। री अवेकनिंग माने पुनर्जागृति, पुनर्जागृति। क्लियर। तो रिनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म, या रिवाइवल मतलब पुनर्जन्म, पुनरागमन या पुनर्जागृति। तो रीबर्थ, रिवाइवल और री अवेकनिंग, ये सभी इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। सब एक का मतलब एक ही होता है, पुनर्जन्म, ठीक है ना, या पुनर्जागरण। ठीक। इट रिफर्स टू द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट क्लासिक्स, इट रिफर्स माने यह संदर्भित करता है, टू द रिवाइवल माने होता है पुनर्जन्म को, ऑफ एंशिएंट प्राचीन के काल के, क्लासिकल लिटरेचर माने कलात्मक साहित्य, या उच्च कोटि के साहित्य। तो यह जो है प्राचीन काल के क्लासिकल साहित्य के पुनर्जन्म को का वर्णन करता है। रिफर्स माने वर्णन करना है, संदर्भित करना, ठीक है। एंड आल्सो ऑफ ह्यूमन माइंड, और मानव मस्तिष्क को भी संदर्भित करता है। आफ्टर द डार्क मिडिल एज, डार्क मतलब मिडिल एज के बाद, ठीक है। मिडिल एज माने मध्य युग, ठीक है। तो डार्क मिडिल एज किसको कहा गया, पीरियड ऑफ चासर के समय को, ठीक है ना। तो के बाद, तो चासर के समय के बाद ही रिनेसा आया था। तो जाएगा डार्क मिडिल एज के बाद जो है मानव मस्तिष्क, ठीक है, के, ठीक है, डार्क साहित्य, डार्क युग के बाद के मानव मस्तिष्क को भी यह संदर्भित करता है। क्लियर। तो डार्क मिडिल एज का मतलब क्या होता है, उसके पहले जो है ज़्यादा साहित्य का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। इस हिसाब से साहित्य के क्षेत्र में जैसे अंधकार सा छाया हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया डार्क मिडिल एज। मिडिल एज तो था लेकिन डार्क, उस समय कोई ज़्यादा साहित्य का विकास नहीं हुआ। वह जब चौपड़ी चासर आया तो उसके बाद वही साहित्य का विकास होना शुरू हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लैमरटाइन के अनुसार, देखिए रिनेसा की एक डिफिनेशन पूछ लिएगा, ठीक है, डिफाइन, ठीक है, रिनेसा। तो आप इसको याद कर लीजिए, डिफिनेशन लिखना, कोटेशन बहुत लिखने से बड़ा अच्छा नंबर मिलता है आपको। तो लैमरटाइन के अनुसार जो है, द रिनेसा इज मैंस डिस्कवरी ऑफ हिमसेल्फ एंड यूनिवर्स। तो लैमरटाइन कहते हैं कि रिनेसा जो है मनुष्य की खोज है ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के प्रति, एंड यूनिवर्स, ब्रह्मांड के। रिनेसा मनुष्य के द्वारा स्वयं की और ब्रह्मांड की क्या है, खोज है। अकॉर्डिंग टू सैमंड के अनुसार, रिनेसा डिनोट्स द होल ट्रांजिशन, रिनेसा डिनोट्स माने सूचित करता है, द होल ट्रांजिशन माने संपूर्ण परिवर्तन, फ्रॉम मिडिल एज मध्य युग से टू द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार। रिनेसा मध्य युग से आधुनिक संसार के संपूर्ण परिवर्तन को क्या करता है, सूचित करता है। क्लियर। इन इटली में द रिनेसा बिगन इन द 14th सेंचुरी, रिनेसा 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था इटली में। इट कंटिन्यूड देयर थ्रू आउट द 15th एंड 16th सेंचुरी, यह वहाँ जो है 15वीं और शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी तक क्या रहा, 15वीं से और 16वीं शताब्दी तक क्या रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था
और 15वीं से 16वीं शताब्दी तक लगातार रहा। बट इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड में इट्स इफेक्ट वाज फेल्ट वेरी सून, इसका प्रभाव बहुत वेरी लेट है, बहुत लेट महसूस किया गया। ठीक है, इंग्लैंड में इसका प्रभाव जो है, इटली में तो 14वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ था और 15वीं 16वीं शताब्दी तक लगातार रहा, लेकिन इसका मतलब प्रभाव जो है इंग्लैंड में महसूस जो किया गया वो बहुत देर से महसूस किया गया। रचनाएं हो रही थी लेकिन महसूस बाद में किया गया बहुत ज़्यादा। मिडिल एज के बाद से ही साहित्य लिखना शुरू होगा, लेकिन जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा बाद में महसूस किया गया। चलिए आगे देखते हैं। स्पोरैडिक साइंस, ठीक है, स्पोरैडिक साइंस ऑफ द रिनेसा। स्पोरैडिक साइंस माने होता है संकेत या निशान, ठीक है, या उदाहरण। स्पोरैडिक माने छिटपुट या इक्के दुक्के, क्लियर। तो मतलब रिनेसा के इक्के दुक्के उदाहरण, साइंस माने संकेत या उदाहरण, ठीक है, या छिटपुट उदाहरण। देखिए बाई 1516 तक, 22 तक देयर अपीयर्ड साइंस ऑफ रिनेसा इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रिनेसा का उदाहरण जो है दिखाई पड़ा। अपीयर्ड माने दिखाई पड़ना या प्रकट होना, क्लियर। इन दैट ईयर, उसी साल में, ए मैन कॉल्ड थॉमस मोर, एक आदमी जिसको थॉमस मोर कहा जाता था, रोट ए ग्रेट बुक, एक वह महान किताब लिखा या बड़ी किताब लिखा, इंटाइटल यूटोपिया, जिसका नाम था यूटोपिया। इसको आप जरूर याद कर लेना, 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है कि यूटोपिया के लेखक कौन है, थॉमस मोर, या थॉमस मोर की फेमस बुक का नाम बताओ तो यूटोपिया, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये कब लिखे थे, ठीक है, 1516 में। बट इट वाज रिटन इन लैटिन नॉट इन इंग्लिश, लेकिन ये किताब जो है लैटिन भाषा में लिखी गई थी, इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी। देन इन 1517, तब 1517 में द क्वारल ऑफ द रिफॉर्मेशन बिगेन, रिफॉर्मेशन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, क्लियर, 1517 में। इट इंस्पायर्ड विलियम टिंडेल इन 1522, या विलियम टिंडेल को 1522 में इंस्पायर्ड माने प्रेरित कर दिया टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश, कि बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्लियर। 1522 में, ठीक है, विलियम टिंडेल जो है बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेरित हुए। इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 साल में, द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन पोट्री, इटालियन पोट्री का प्रभाव अराइव्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आ गया, ठीक ना। थॉमस याट मेड साजन्स इन इटली एंड फ्रांस इन 1527, थॉमस याट जो है इटली और फ्रांस में 1527 में दौरा किया। मेड साजन्स माने दौरा किया, यानी यात्राएं किया। साजन माने स्टे करना, रुकना, दौरा करना, कहीं भी जाकर रुक जाना कुछ देर के लिए, ठीक ना। तो मतलब वही थॉमस याट जो है वो फ्रांस, इटली और फ्रांस में 1527 में जो है जाके वहाँ यात्रा करके रुक गए, ठीक। देन ही केम बैक टू इंग्लैंड, फिर वह इंग्लैंड आए, क्लियर, वहाँ का यात्रा किया, फिर वो इंग्लैंड वापस आए। थॉमस, कौन, थॉमस याट। एंड रोट ए नंबर ऑफ सानेट्स, फिर बहुत से, ए नंबर ऑफ मैंने बहुत से सानेट लिखे ऑन द मॉडल ऑफ पेट्रार्क, पेट्रार्क के मॉडल पर, क्लियर। थॉमस याट ने पेट्रार्क के मॉडल पर बहुत से सानेट लिखे। तो वो इटली का था पेट्रार्क, ठीक ना, पेट्रार्क इटली का था, तो वो जैसा लिखा था उसे थॉमस याट ने भी लिखा। इसलिए पेट्रार्क के नाम पर पेट्रार्कन सानेट भी उसको कहा जाता है, ठीक। ही आल्सो रोट सम स्वीट एंड पावरफुल लिरिक्स, उसने कुछ मधुर और शक्तिशाली गीत भी लिखा। ही डाइड इन 1542, वह 1542 में मर गया। एंदर मैन अर्ल ऑफ सरे, दूसरा आदमी अर्ल ऑफ सरे आल्सो रोट ए नंबर ऑफ सानेट, ने भी बहुत से सानेट लिखा। बट ही मेड हिज ओन फॉर्म ऑफ द सानेट, लेकिन उन्होंने सानेट का अपना ही रूप लिखा। इट केम टू बी कॉल्ड द इंग्लिश सानेट, इसे इंग्लिश सानेट कहा जाने लगा, ठीक ना। अब देखिए लेटर माने बाद में, ठीक। तो बाद में कह रहे हैं कि, तो कहने का मतलब सारे, देखिए सरे ने भी जो है, ठीक है, सानेट बहुत से लिखा और
ठीक है, और इसे जो है इंग्लिश सानेट कहा जाने लगा। फिर बाद में इंग्लिश लेटर बाद में शेक्सपियर अडाप्टेड, शेक्सपियर ने भी अडाप्टेड माने अपनाया दिस फॉर्म ऑफ द सानेट, सानेट का यही रूप। बाद में शेक्सपियर ने भी सानेट के इसी रूप को अपनाया, इसी रूप को मतलब जो सरे का सानेट था, क्लियर, यानी इंग्लिश सानेट, ठीक, उसको इन्होंने अपनाया शेक्सपियर ने। आफ्टर हिम माने उनके नाम पर, ठीक है, हिम आफ्टर माने पर भी होता है बाद भी होता है, ठीक है ना, आफ्टर हिम या ऐसे का उनके बाद, मतलब उनके लिखने के बाद, शेक्सपियर के लिखने के बाद, ठीक है। इट केम टू बी कॉल्ड शेक्सपियरियन सॉनेट, इसे शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाने लगा, मतलब इसका एक नाम और लग गया शेक्सपियरियन सॉनेट, इंग्लिश सॉनेट को इसलिए शेक्सपियरियन सॉनेट भी लिखा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 154 सॉनेट लिख डाला था। देन सैकविले गेव इंग्लैंड, ठीक है, हर फर्स्ट क्लासिकल, ठीक है, पोएट्री। तब सैकविले एक विद्वान है सैकविले, उन्होंने गेव इंग्लैंड को दिया हर फर्स्ट क्लासिकल पोएट्री, अपना पहला कलात्मक पोएट्री दिया, POETRY, ठीक है, अपना कलात्मक काव्य दिया, क्लासिकल पोएट्री मतलब कलात्मक काव्य। इट वाज इंटाइटल, इसका इंटाइटल मतलब शीर्षक था द इंडक्शन, इसका शीर्षक क्या था, इंडक्शन था, ये 1563 में लिखे थे। अनदर पोएट वाज गैस्कोइग्न, ठीक है, दूसरा कवि कौन था, गैस्कोइग्न था। ही प्रोड्यूस्ड ए सीरीज ऑफ 100 पोएम्स, उन्होंने 100 कविता की एक सीरीज माने श्रृंखला को प्रस्तुत किया। इंटाइटल्ड हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, सुंदरी फ्लावर्स, सुंदरी है उस, जिसका शीर्षक था हंड्रेड्स ऑफ सुंदरी फ्लावर्स, 100 सैकड़ों सुंदरी फूल, सुंदरी का फूल सुने हो, होता है एक सुंदरी का पेड़ होता है, उसके फूल खिलते हैं, अच्छे लगते हैं देखने, ठीक ना, तो गूगल पे सर्च करो इमेज ऑफ सुंदरी फ्लावर आ जाएगा, क्लियर, यू कैन वॉच। तो देखिए उसने जो है मतलब सैकड़ों जो है कविता की सीरीज जो है उत्पन्न कर दिया, मतलब सैकड़ों कविता लिख दिया, जिसका शीर्षक था हंड्रेड्स ऑफ सुंदरी फ्लावर्स। तो कौन लिखा था ये, गैस्कोइग्न। तो चलिए आगे देखते हैं, हाँ देखते हैं आगे, रिफॉर्मेशन एंड द रिनेसा, रिफॉर्मेशन और रिनेसा। कह रहा है कि इन इंग्लैंड में द रिफॉर्मेशन पेव्ड द पथ ऑफ द रिनेसा, हाँ तो रिफॉर्मेशन ने रिनेसा का मार्ग जो है प्रशस्त किया, क्लियर, पेव्ड माने प्रशस्त करना, अग्रसर करना। इंग्लैंड में जो है कहना है कि रिफॉर्मेशन जो हुआ था, धर्म शुद्धि आंदोलन, उसने रिनेसा का मार्ग प्रशस्त किया, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे किया देखो, सबसे पहले द इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशंस, धर्म शुद्धि आंदोलन का प्रभाव ब्राट द इंग्लिश लैंग्वेज टू द फोर, इंग्लिश लैंग्वेज को आगे ले आया। फोर माने होगा आगे, जैसे 4 फीट सुने हो अगला पैर, ठीक है, गाय का जैसे 4 फीट अगला पैर, क्लियर, तो 4 माने आगे होता है। 4 हेड माने क्या होता है, हेड माने सिर, सिर के आगे वाला भाग यानी कि मस्तक, क्लियर। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कह रहे हैं कि रिफॉर्मेशन के प्रभाव ने अंग्रेजी भाषा को आगे लेकर आया, ठीक, रिफॉर्मेशन का ही कारण था कि अंग्रेजी भाषा आगे आई इंग्लैंड लोगों के, इंग्लैंड में नहीं तो लैटिन मास्टर लैंग्वेज थी, बाइबल हैब्रू भाषा में लिखा था, तो फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ तो अंग्रेजी आ गया है। द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश, बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन गेव न्यू लाइफ टू इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी प्रोज को एक नया जीवन दिया। एंड आल्सो गेव बर्थ टू द बाइबलिकल स्टाइल, और बाइबलिकल शैली को भी जन्म दिया। थर्ड, तीसरा बात यह है कि रिफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द पोप, रिफॉर्मेशन ने जो है पोप की, ठीक है, आध्यात्मिक सत्ता को क्या किया, नष्ट कर दिया, क्लियर। फोर्थ, चौथा जो था, रिफॉर्मेशन आल्सो एक्साइटेड पैट्रियाटिज्म इन इंग्लिश पीपुल, रिफॉर्मेशन ने इंग्लिश पीपुल, अंग्रेज लोगों में पैट्रियाटिज्म को उत्तेजित कर दिया। पैट्रियाटिज्म माने होता है देशभक्ति की भावना, क्लियर, देशभक्ति की भावना को क्या किया, उत्पन्न कर दिया, सॉरी एक्साइटेड, उत्तेजित कर दिया भाई, ठीक है ना। तो पैट्रियाट माने देशभक्त होता है, पैट्रियाटिज्म माने देशभक्ति की भावना को जो है उत्तेजित कर दिया। लोगों के अंदर देशभक्ति आ गई ना, कि हमारे देश की भाषा में भी कोई न कोई ग्रंथ होना
चाहिए। तो ट्रांसलेट कर दिया गया बाइबल को। हाँ, तो इंग्लिश पीपल को जो है देशभक्ति की भावना से भी जो है उत्तेजित कर दिया टू द हाईएस्ट डिग्री। टू द हाईएस्ट डिग्री माने अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में इंग्लिश लोगों में देशभक्ति की भावना को उत्पन्न कर दिया। दे कंपेयर्ड, उन्होंने क्या किया, कंपेयर्ड माने तुलना करने लगे, मतलब इंग्लैंड के लोग जो है तुलना करने लगे देयर लिटरेरी कल्चर, अपने साहित्य, लिटरेरी माने साहित्यिक होता है, कल्चर माने संस्कृति, अपने साहित्यिक संस्कृति की तुलना करने लगे विथ दोज, उनके साथ, ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोप के अन्य देश के जो है साहित्यिक संस्कृति है, मतलब वे जो है अपने देश की साहित्यिक संस्कृति की तुलना यूरोप के अन्य देशों की साहित्यिक संस्कृति से करने लगे। चलिए देखते हैं आगे। फाइंडिंग देमसेल्व पुअर, स्वयं को पुअर पा करके, पुअर माने खराब या गरीब, इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में स्वयं को खराब दशा में पाकर, दे वेंट ऑल आउट टू इनरिच, दे वेंट माने वे गए, ऑल सभी, आउट, ठीक है, ऑल आउट टू इनरिच, ठीक है, दे वेंट ऑल आउट टू इन, मतलब होता है वो संपूर्ण शक्ति से चले गए, ठीक है ना, टू इनरिच, इनरिच माने होता है समृद्ध बनाना, देयर लिटरेचर, अपने साहित्य को, वे अपने साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा दिए, ठीक है, विथ ट्रांसलेशन करके, ठीक है, मतलब वे अपने साहित्य को ट्रांसलेशन के द्वारा समृद्ध बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाने के लिए बाहर निकल गए। एंड ओरिजिनल लिटरेरी प्रोडक्शंस, और वो भी मौलिक, ओरिजिनल मतलब मौलिक, लिटरेरी प्रोडक्शन, साहित्यिक रचनाएं, मौलिक साहित्यिक रचनाएं करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है। क्लियर। अब देखते हैं आगे, फ्लावरिंग ऑफ रिनेसा, रिनेसा का जो है फ्लावरिंग माने होता है फलना फूलना, क्लियर, या बहार काल, ठीक है, रिनेसा का बहार काल आ गया, पूरी रिनेसा की बहार आ गई, मतलब उसका फलना फूलना, फ्लावरिंग होने लगा, फलने फूलने लगा रिनेसा, एक ऐसा समय, ठीक है। तो रिनेसा के फलने फूलने का समय, यह रिनेसा का बहार काल। तो रिनेसा का बहार काल 1578 से 1625 तक था, ठीक है, शुद्ध, बहुत ज़्यादा। अब देखिए ट्रांसलेशन ऑफ, इसमें रिनेसा के बहार काल में क्या क्या हुआ, ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स हुआ, ग्रंथों का अनुवाद हुआ रिनेसा के समय में, क्लियर, ठीक। क्लासिक्स किसे कहते हैं, प्राचीन ग्रीस तथा रोम के महान साहित्य ग्रंथों का, ग्रंथ जो होते हैं उन्हें क्लासिक्स कहते हैं, ठीक है, मतलब जो ग्रीस के, यूनान के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका अनुवाद हो गया, क्लियर, उसी को ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स कहते हैं, ठीक है। तो द सीड्स ऑफ द रिनेसा, ठीक है ना, रिनेसेंस को रिनेसा पढ़ो, एनसीई पे जोड़ नहीं दिया था लास्ट वाले सिलेबल पे, ठीक है ना। द सीड्स ऑफ रिनेसा, रिनेसा का बीज, हैड स्प्राउटेड, स्प्राउटेड माने उपजना, बाई 1560, 1560 तक, रिनेसा को के बीज जो है 1560 तक जो है उपज गए थे, यानी प्रस्फुटित हो गए थे, अंकुरित हो गए थे, क्लियर। देन इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स, तब अंग्रेज, मैन ऑफ लेटर्स माने होता है विद्वान, तब अंग्रेज विद्वान जो है वर लुकिंग, देख रहे थे, विथ ए न्यू वंडर, एक नया आश्चर्य को, एट द अमेजिंग लिटरेरी कल्चर, अमेजिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाली या चकित करने वाली, लिटरेरी कल्चर माने साहित्यिक संस्कृति, ऑफ द क्लासेस माने ग्रंथों के, कह रहा है कि तब जो है अंग्रेज विद्वान लोग ग्रंथों के चकित कर देने वाले साहित्यिक संस्कृति को जो है नए आश्चर्य के साथ देख रहे थे। सेवरल ऑफ देम, उनमें से अनेक लोग या कई लोग, वर बिजी विथ ट्रांसलेशन वर्क, ट्रांसलेशन के काम के साथ व्यस्त थे, ट्रांसलेशन का काम करने में व्यस्त थे। बाय 1579, 1579 तक मेनी ऑफ द ग्रेट वर्क्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, ग्रीक और रोमन यानी यूनान और रोम के लेखकों के कई महान कार्य हैड बिन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए गए। द इन्फ्लुएंस ऑफ दो ट्रांसलेशन, उन ट्रांसलेशनों का प्रभाव वाज था, क्या था आगे देखते हैं, अमेजिंग, कैसा था, अमेजिंग था वो, अमेजिंग मैंने आश्चर्यचकित करने वाला था, चकित करने वाला। ट्रांसलेशन कंटिन्यूड, ट्रांसलेशन जारी रहे, एंड देयर इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायरेशन, और उनका प्रभाव और प्रेरणा, सून काज्ड, शीघ्र ही कारण बनी, किसका कारण बनी, द आउटबर्स्ट, ठीक है,
आउटबर्स्ट मतलब होता है प्रस्फुटन, ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अंग्रेजी ड्रामा के प्रस्फुटन का कारण बने। प्रस्फुटन माने अभिव्यक्ति, मतलब एक जैसे अंग्रेजी ड्रामा बहुत ज़्यादा उनकी झड़ी लग गई, बहुत ज़्यादा लिखा गया, ठीक है, उसको आउटबर्स्ट कहते हैं, प्रस्फुटन या अभिव्यक्ति। क्लियर। अब पोएट्री और किसका प्रस्फुटन का कारण बनी? पोएट्री के रोमांस, मतलब रोमांस भी एक प्रेम कहानी होती है, ठीक है ना, रोमांस लिखा जाता है। जैसे शेक्सपियर का नाटक जो टेम्पेस्ट है उसको रोमांस कहा जाता है। क्लियर। वो भी प्रकार है, ठीक है, रोमांस और टेम्पेस्ट रोमांस ऐसे कहा जाता है। फिक्शन माने उपन्यास, ठीक है, तो ड्रामा का एक काइंड है, रोमांस भी उसमें आता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि सुन शीघ्र ही द आउटबर्स्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामा पोएट्री रोमांस फिक्शन इटिसी। शीघ्र ही जो है अंग्रेजी ड्रामा पोएट्री रोमांस और फिक्शन इत्यादि का यह कारण बन गया। तो आगे देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन लिटरेचर, इटालियन साहित्य का अनुवाद। पहली हेडिंग है हमारा ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर का अनुवाद। क्लियर। और क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रिनेसा का बहार काल, रिनेसा में क्या क्या हुआ था, ठीक, तो पहला आपको इसके पहले हम बताए हैं ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स, दूसरा है ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन लिटरेचर। तो इटालियन लिटरेचर का अनुवाद, तो रिनेसा काल में इटालियन लिटरेचर का अनुवाद हुआ, देखते हैं कैसे कैसे हुआ। एलॉन्ग विद द क्लासिक्स, क्लासिक्स के साथ साथ, क्लासिक्स मतलब ग्रंथ, ग्रीक या रोम के जो ग्रंथ हैं, तो क्लासिक्स के साथ साथ, ग्रंथों के साथ साथ ही, प्राचीन और मतलब ग्रीक या रोम के ग्रंथों के साथ साथ ए नंबर ऑफ इटालियन लिटरेरी कंपोजिशंस, ए नंबर ऑफ माने बहुत सी इटली की लिटरेरी कंपोजिशन साहित्यिक रचनाएं वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई, अनुवाद कर दी गई। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी जो है इटालियन साहित्यिक रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। दस केम इनटू इंग्लिश लिटरेचर, इस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में आया। द टेल्स ऑफ बोकेसियो, बोकेसियो की कहानी, बोकेसियो एक विद्वान है ये सब, ठीक है। उसके अलावा सिंथियो की कहानी आई, बंडेलो और स्ट्रैपैरोला, ठीक है, स्ट्रैपैरोला की एंड अदर्स, और अन्य लोग, इन सभी की कहानियाँ जो है इंग्लिश साहित्य में इस प्रकार से आई। दे कंट्रीब्यूटेड, वे योगदान दिए, प्लॉट्स माने कथानकों को लिखकर, टू एलिजाबेथन ड्रामा के लिए। द ट्रांसलेशंस ऑफ द इटालियन पोट्री का अनुवाद, गेव लिरिकल स्वीटनेस एंड आर्टिस्टिक फॉर्म्स, ने दिया लिरिकल स्वीटनेस माने, ठीक है, गीत माधुर्य को, एंड आर्टिस्टिक फॉर्म्स और कलापूर्ण कविता के रूप को, टू इंग्लिश पोट्री के लिए। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि इटालियन पोट्री के अनुवाद ने अंग्रेजी पोट्री के गीत माधुर्य और कला कविता के रूप में, ठीक है, क्या किया, दिया, कला कविता का रूप दिया, ठीक है, अंग्रेजी पोएट्री को जो है गीत माधुर्य और कला कविता का रूप दिया। इटालियन राइम्स, ठीक है, इटली के राइम्स मतलब वही लय, एंड प्रोसडी और काव्य कला, आल्सो इन्फ्लुएंसेड इंग्लिश पोएट्री ऑफ कमिंग ईयर्स, ने भी आने वाले सालों में इंग्लिश पोएट्री को इन्फ्लुएंसेड किया, मतलब प्रभावित किया। कहने मतलब इंग्लिश इटालियन जो राइम्स रिदम मतलब लय होता है, इटालियन रिदम और काव्य कला ने भी जो है आने वाले समय में इंग्लिश पोएट्री को प्रभावित किया। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश वर्क्स, फ्रांसीसी तथा स्पेन की साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद। स्पेनिश वर्क्स माने होता है स्पेन की साहित्यिक रचनाएं, ठीक है, तो उनका जो है फ्रेंच माने फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी मतलब फ्रांस की और स्पेन की साहित्यिक रचनाओं का भी अनुवाद निरैसा में हुआ। ठीक, कैसे हुआ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। द लिटरेरी हंग्री, लिटरेचर हंग्री सॉरी माने होता साहित्य का भूखा, इंग्लिश माइंड माने अंग्रेज मस्तिष्क, साहित्य के भूखे अंग्रेज मस्तिष्क ने, यानी अंग्रेज मस्तिष्क मतलब अंग्रेज लोगों के मस्तिष्क ने। आल्सो ट्रांसलेटेड बुक्स ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश लिटरेचर,
ने फ्रेंच और स्पेनिश लिटरेचर की किताबों को भी ट्रांसलेट कर दिया। फ्रांस की और स्पेन के साहित्य की किताबों को भी ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि ये साहित्य के भूखे थे कि हम मतलब इंग्लिश लिटरेचर बढ़े, हमारा साहित्य बढ़े, ठीक ना। इसलिए ये लोग क्या कि ट्रांसलेशन का काम जोरों पे किए। फ्रांस के और स्पेन के जो भी साहित्य किताबें थी साहित्य की, उस पर उसका ट्रांसलेट इन्होंने इंग्लिश में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, मोन्टेन्स एस्से, मोन्टेन के एस्से माने निबंध। अब आपको एक बात ये ध्यान देना, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एस्से, एस्से का जनक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा तो आपको यही नाम याद कर लो, MONTAIGAT, मोन्टेग्न को फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाता है, सॉरी फादर ऑफ एस्से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एस्से। अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, तब फ्रांसिस बेकन को आप कहोगे। क्लियर? इंग्लिश एस्से पूछा कहा जाएगा तब तो फ्रांसिस बेकन, खाली एस्से कहा जाएगा तो मोन्टेग, क्योंकि मोन्टेग फ्रांस के थे, ठीक ना, मतलब इंग्लैंड के नहीं थे। क्लियर? तो अब जो है ये फ्रांस के थे और इंग्लैंड के आपके हैं फ्रांसिस बेकन। उन्होंने इंग्लैंड में इनके निबंध को पढ़ा। फ्रांसिस बेकन ने तो इंग्लैंड में एक नया निबंध लिखने का एक बढ़िया शैली दिया, फोरेस्टिक शैली उनकी है, एपिग्रामेटिक है, स्टाइल उनकी है, ठीक, और लैटिन फ्रेजेस का यूज, ये अपनी कहावत का यूज लैटिन करते हैं, ठीक। तो इसमें मतलब इंग्लिश में उन्होंने मतलब कि लाया उसको यूज किया फ्रांसिस बेकन, इसलिए उनको इंग्लिश एस्से का जनक कहा जाता है। लेकिन खाली एस्से का जनक पूछा जाएगा तो मोन्टेग। क्लियर? इस बात को आप याद कर लीजिए, फादर ऑफ एस्से मोन्टेग, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस बेकन। तो ये दोनों में अंतर है। तो उदाहरण के लिए मोन्टेग्न के एस्से जो है वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच इनटू इंग्लिश, फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में क्या कर दिए गए? ट्रांसलेट कर दिए गए। क्लियर? दे इंस्पायर्ड बेकन, मतलब देखिए आ गया ना, वे बेकन को प्रेरित किए थे, मतलब मोन्टेग्न को जो एस्से थे फ्रेंच में वो बेकन को प्रेरित किए टू राइट एस्से इन इंग्लिश, इंग्लिश में एस्से लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए तो इंग्लिश में खूब लिखे, तब ये प्रेरित किए, यही लिखना शुरू किए, इसलिए इनको इंग्लिश का जनक कहा जाता है, इंग्लिश एस्से का जनक, और वो केवल एस्से के जनक है, ठीक ना। पहले मोन्टेग्न ने ही लिखा था एस्से, तो इसलिए एस्से के जनक हुए, ये इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो इसलिए इंग्लिश एस्से के जनक हुए, ठीक। फ्रॉम स्पेन, स्पेन से केम द कैवेलियर्स, कैवेलरस मतलब कैवेलरस माने तो सूरवीर, स्पेन से सूरवीर आए, एंड द पिकरेस्क, पिकरेस्क मतलब तस्वीर, ठीक है, नावल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो है नावल की तस्वीर इस तरह से जो है चेंज हुई। फिर आइए अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द रिनेसा, रिनेसा का क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रिनेसा, केवल इतना ही पूछ लेगा। क्लियर? तो आपको यहाँ से ही तब लिख देना है। इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा हल्के में बता सकते पीछे से, लेकिन मेन फोकस यहाँ से तब देना पड़ेगा। और छोटे में रहेगा तो 60 क्वेश्चन तो यहीं से केवल लिखना है। तो इसका इफेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो अक्सर पूछता है, तो देखते हैं द इफेक्ट्स ऑफ द रिनेसा, रिनेसा का प्रभाव, तो रिनेसेंस का हो या रिनेसा, क्लियर, का प्रभाव वर अमेजिंग, आश्चर्यचकित करने वाला था, ठीक है। रिनेसा मतलब विद्या जागृत काल का प्रभाव जो है वो चकित करने वाला था, चकित करना या आश्चर्यचकित करना। सम ऑफ देम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, उनमें से कुछ का वर्णन निम्नलिखित रूप में है। एज फॉलोज मान होता है निम्नलिखित, ठीक है, उनका में कुछ का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं इसके प्रभाव क्या क्या हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला प्रभाव ये है द लिटरेचर सॉरी द ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिक्स, क्लासिक्स का जो है यानी ग्रंथों का जो है अनुवाद, एंड अदर लिटरेरी बुक्स, और अन्य साहित्यिक किताबों का, मतलब ग्रंथ और अन्य, ठीक है, क्लासिक्स मतलब ग्रंथ यानी ग्रीक और रोम के ग्रंथ और अन्य साहित्यिक किताबों का ट्रांसलेशन अनुवाद, स्ट्रेंथेंड माने शक्तिशाली बना दिया, द बॉडी एंड द लिम्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के शरीर और अंगों को, लिम्स माने अंग, ठीक है। तो हो जाएगा क्लासिक्स और अन्य लिटरेरी बुक्स का अनुवाद अंग्रेजी भाषा के शरीर और अंग को क्या कर दिया? शक्तिशाली बना दिया। क्लियर?
सो इंग्लिश वाज नाउ रिच, इसलिए अब अंग्रेजी रिच माने समृद्ध हो गई। विथ एवरी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, प्रत्येक प्रकार की अभिव्यक्ति से समृद्ध हो गई। एंड आइडिया, अभिव्यक्ति और आइडिया से, विचार से समृद्ध हो गई। द ट्रांसलेटर्स हैड बारोड, अनुवादकों ने बारोड माने उधार लिया। एंड असिमिलेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन वर्ड्स, और बहुत से विदेशी शब्दों को ट्रांसलेटेड, असिमिलेटेड माने समाहित कर लिया, ठीक है ना, और बहुत से विदेशी शब्दों को इसमें समाहित कर लिया। एंड एक्सप्रेशंस, और अभिव्यक्तियों को, विदेशी शब्दों और अभिव्यक्तियों को समाहित कर लिया। दे हैड आल्सो क्वाइंड वर्ड्स, उन्होंने शब्दों को भी बनाया। क्वाइंड माने बनाना, ठीक है, खाली क्वाइन रहता सिक्का, क्वाइन माने नाउन है, वर्ब है, क्वाइन मीन्स बनाना, क्लियर, पिरोना, बनाना। उन्होंने शब्दों को भी बनाया। वेयर नेसेसरी, जहाँ जरूरत है, जहाँ जरूरत पड़ी हुए शब्दों को भी बनाया, क्लियर, मतलब अपने शब्द का आविष्कार किए। इट वाज लाइसेंस टू अदर्स, दूसरों को लाइसेंस मतलब अनुमति थी, टू डू सो, ऐसा करने की, दूसरों को ऐसा करने की अनुमति थी। एंड देयरफॉर, और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वाज नाउ रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, अब किसी भी प्रकार की साहित्यिक रचना के लिए क्या थे, तैयार हो गई थी। तो चलिए दूसरा प्रभाव देखते हैं क्या हुआ। दूसरा प्रभाव ये है कि द रिनेसा गेव इंग्लैंड, रिनेसा ने इंग्लैंड को दिया, क्या दिया, द क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अंग्रेजी ड्रामा का कलात्मक रूप, क्लियर। सून, तो क्लासिकल रूप दिया, अंग्रेजी ड्रामा को क्लासिकल रूप दिया इसने, रिनेसा ने। सून देयर वाज एन आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट माने प्रस्फुटन, प्रस्फुटन मतलब से आविर्भाव होना, कोई चीज़ उभर कर सामने आना, उसको आउटबर्स्ट कहते हैं। शीघ्र ही प्रस्फुटन हुआ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अंग्रेजी ड्रामा, शीघ्र अंग्रेजी ड्रामा का प्रस्फुटन हुआ या आविर्भाव हुआ, ठीक। देयर वेयर रोमन हिस्ट्री प्लेज, माने रोमन हिस्ट्री प्लेज थे, ट्रेजिडीज थे, कॉमेडीज थे, एंड ट्रेजिक कॉमेडी, और ट्रेजिक कॉमेडी थी, क्लियर, दुख सुखांत नाटक, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ट्रेजिक कॉमेडी, दुख सुखांत नाटक, क्लियर। करें कि देयर वेयर रोमन हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजिक कॉमेडी, वहाँ पर जो है रोमन ऐतिहासिक नाटक, ट्रेजिडी, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी, दुख सुखांत नाटक। एक ग्रुप ऑफ राइटर्स माने लेखकों का एक समूह, कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स, जिसे यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता था। टर्न्ड टू ड्रामा, ड्रामा की तरफ मुड़ा। सून, शीघ्र ही, द इंग्लिश ड्रामा फ्लोरिस्ड लाइक एनीथिंग, अंग्रेजी ड्रामा किसी भी चीज़ की तरह, फ्लोरिस्ट माने फला फूला। बाय 1590, 1590 तक, शेक्सपियर हैड आल्सो ज्वाइंड देम, शेक्सपियर भी उनमें सम्मिलित हो गए। 1590 तक शेक्सपियर भी ड्रामा लिखने में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, लिखना शुरू कर दिए, क्लियर, क्योंकि 1564 में पैदा हुए थे, ठीक है, फिर 1590 से लिखना, ड्रामा लिखने के कार्य में लगे। दे प्रोड्यूस्ड ए गुड नंबर ऑफ वर्ल्ड फेमस प्लेज, वे प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न किए या रचे, ए गुड नंबर ऑफ माने अच्छी संख्या में, यानी कि बहुत से, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड फेमस प्लेज माने विश्व प्रसिद्ध नाटक, वे बहुत से अच्छे विश्व प्रसिद्ध नाटक को क्या किए, लिखे या रचे। तो शेक्सपियर के नाटक पूरे विश्व में फेमस है, विश्व की लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में इनके नाटक का अनुवाद हो चुका है। तीसरा देखते हैं, द रिनेसा गेव इंग्लैंड, रिनेसा ने इंग्लैंड को दिया, क्लियर, इंग्लैंड को दिया। आल मतलब सभी, ठीक है, सभी क्या दिया, आगे देखते हैं। द फेमस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ठीक है, तो सभी जो है फेमस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री दिया, प्रसिद्ध रूप दिया, पोएट्री माने पोएट्री का, पोएट्री के सभी प्रसिद्ध रूपों को दिया, क्लियर। तो रिनेसा ने कह रहा है कि रिनेसा ने जो है पोएट्री के सभी प्रसिद्ध रूपों को दिया, मतलब जैसे जितने भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री नहीं है, सोनेट, लिरिक, ठीक है, और एलजी, ये सब तमाम चीज़ें हैं, पोएट्री के रूप हैं, तो इसको रिनेसा ने दिया, मतलब विद्या जागृत काल में इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब शेक्सपियर खुद ही देखिए 154 सोनेट लिख डाले हैं, क्लियर, ठीक। तो लिरिक्स, अब देखिए आगे बताया जा रहा है, लिरिक्स, सॉनेट्स, ओड्स, नैरेटिव पोएम्स, रोमांसेज, एलजीज,
ठीक है, ये सभी पोट्री के फॉर्म हैं। ठीक, मतलब वो एवरीथिंग, प्रत्येक चीज वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रेट एलिजाबेथन एज, इसी महान एलिजाबेथन युग के दौरान ही प्रोड्यूस की गई, मतलब उत्पन्न किया गया, लिखा गया, रचा गया। क्लियर? प्रोड्यूस मतलब रचना, इन सभी की रचना इसी महान एलिजाबेथन युग के समय में किया गया। एलिजाबेथन एज को रिनेसा के समय में ही एलिजाबेथन एज आई। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक जो है रानी एलिजाबेथ का शासन था इंग्लैंड में। क्लियर? तो उन्हीं के नाम पर एलिजाबेथन एज पड़ा। हाँ, शेक्सपियर उसके बहुत उस समय के बहुत बड़े राइटर हैं, इसलिए शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। क्लियर? तो यही कह रहा है कि एलिजाबेथन युग के दौरान जो है लिरिक, सानेट, ओड, नैरेटिव पोएम्स और रोमांसेज, एलजी, प्रत्येक चीज़ जो है रचा गया। अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, एक आलोचक के अनुसार, क्या एक आलोचक कह रहा है? इंग्लैंड बिकम ए नेस्ट ऑफ द सिंगिंग लिटरेरी बर्ड्स। एक आलोचक ने कहा है इस एज के ऊपर, एलिजाबेथन एज के ऊपर कि और रिनेसा के ऊपर कि इंग्लैंड बिकम, इंग्लैंड हो गया था नेस्ट माने घोंसला, ऑफ द सिंगिंग माने गाने वाली, लिटरेरी बर्ड्स माने साहित्यिक पक्षी। इंग्लैंड गाने वाले साहित्यिक पक्षी का क्या हो गया था? घोंसला हो गया था। ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड, फ्लावरिंग माने फलना फूलना, फलने फूलने के समय, ऑफ द रिनेसा, रिनेसा के, ठीक है, फ्लावरिंग मतलब फलना फूलना या बहार काल, ठीक है, वही तो पढ़ रहे हो रिनेसा का, ठीक है, बहार काल। तो कहने मतलब ये क्रिटिक के अनुसार इंग्लैंड जो है रिनेसा के बहार काल के समय, ठीक है, रिनेसा के बहार काल के दौरान, बहार काल के समय के दौरान गाने वाले साहित्यिक पक्षी का घोंसला बन गया था, बसेरा बन गया था। क्लियर? तो गाने वाले साहित्यिक पक्षी का घोंसला बनने का मतलब यहाँ जो है ये अलंकारिक भाषा है, तो जो बहुत सारे कवि जो अपनी रचनाएं लिखे हैं, क्लियर, उन कवियों का जो है मतलब कि बसेरा बन गया था। ठीक है, सारे कवि जो मतलब साहित्यिक रचनाएं उस समय ज़्यादा लिखा गया, इसलिए उन्होंने ये कमेंट मारा। अब देखते हैं चौथा प्रभाव क्या पड़ा था। द रिनेसा पीरियड आल्सो नोटिस्ड, रिनेसा पीरियड को देखा भी गया। द कंपोजिशन ऑफ रोमांसेज, रोमांसेज की रचना के रूप में, नॉवेल्स, उपन्यास की रचना के रूप में, स्टोरी के रचना के रूप में, निबंध के रचना के रूप में, क्रिटिसिज्म हमारे आलोचनावाद की रचना के रूप में, इन इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी प्रोज में। तो जाएगा रिनेसा को अंग्रेजी प्रोज में, क्लियर, रोमांस, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचनावाद की रचना के रूप में भी देखा गया। मतलब ये सभी की रचना इस समय में हुई। क्लियर? चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। दस वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं कि रिफॉर्मेशन फ्रीड द इंग्लिश, रिफॉर्मेशन ने फ्रीड माने स्वतंत्र कर दिया, द इंग्लिश माने अंग्रेजों को। ठीक है, रिफॉर्मेशन ने अंग्रेजों को क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। द इंग्लिश, हाँ, अंग्रेजी लिटरेरी माइंड माने साहित्यिक मस्तिष्क, अंग्रेजी साहित्यिक मस्तिष्क को स्वतंत्र कर दिया। फ्रॉम द चेन्स ऑफ रिलीजन, धर्म के जंजीरों से स्वतंत्र कर दिया। द रिनेसा आल्सो अराउज्ड इट फ्रॉम स्लीप, रिनेसा ने इसे नींद से भी जगा दिया। एंड अवेकेंड इट्स इमेजिनेशन, और इसकी कल्पना को भी जागृत कर दिया। इट आल्सो एक्साइटेड इन इंग्लिश, यह अंग्रेजी में उत्तेजित भी किया। डीप लव फॉर लिटरेचर, साहित्य के प्रति गहरा प्रेम, इसने, ठीक है, अंग्रेजी में साहित्य के प्रति गहरे प्रेम को भी क्या किया? उत्तेजित कर दिया, लोगों का साहित्य के प्रति गहरा प्रेम जाग गया। द अवेकनिंग वाज, ये जागृति, अवेकनिंग माने जागृति, वाज थी, ग्रेजुअल माने क्रमिक, यानी धीरे धीरे। ठीक है, जागृति जो है क्रमिक थी, यानी क्रमशः थी, क्रमिक या क्रमशः मतलब धीरे धीरे होती गई। बट इट वाज स्टीडी, लेकिन यह स्टीडी माने स्थिर रूप से थी। ठीक है, जागृति तो धीरे धीरे ही हुई, लेकिन यह स्थिर रूप से थी, मतलब लगातार होती गई। क्लियर? एंड कंटिन्यूअस, और लगातार थी, स्थिर रूप से और लगातार थी। इट टुक प्लेस फर्स्ट एट कोर्ट, यह सबसे पहले कोर्ट में स्थान ली। टुक प्लेस माने होना या स्थान लेना, घटित होना, यह सबसे पहले कोर्ट में हुई। सून शीघ्र ही इट स्प्रेड थ्रू द कंट्री, शीघ्र ही यह पूरे देश भर में फैल गई, स्प्रेड मतलब फैल गई। द मोस्ट पॉपुलर थिंग ऑफ द टाइम्स वाज ड्रामा, इस समय का सबसे अधिक पॉपुलर मतलब लोकप्रिय चीज़ क्या थी? ड्रामा थी। द मोस्ट डोमिनेंट थिंग्स वाज पोट्री,
और सबसे अधिक डोमिनेंट माने प्रभावपूर्ण जो चीज़ थी वो क्या थी? काव्य था। पोएट्री माने काव्य। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो है समाप्त हो गया। क्या था? रिनेसा। तो रिनेसा के ऊपर और इसका प्रभाव ये सब समाप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार आप थोड़ा वीडियो भले लंबी हो, आप पूरा देख लोगे तो चाहे इसमें 60 क्वेश्चन बने चाहे लॉन्ग, सब आप कर पाओगे। तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। अगर कम समझ में आए तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए बता सकते हैं, जब मुझे समय मिलेगा बना देंगे। और BA थर्ड ईयर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ समय से आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।